अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कुरतुल इकरार। आपको अपना तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले तो मैं क्या कहना चाहूँगी अपने बारे में कि मैं एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हूँ। मुझे अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैं एक एंकर भी रही हूँ, आप लोगों ने बहुत अरसे तक मुझे स्क्रीन पर भी देखा है। उससे पहले मैं शोबा तदरीस से भी वाबस्ता रही हूँ, पढ़ाती भी रही हूँ। और फिर एंकरिंग के बाद फिर दोबारा एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद अब एक नया मैंने काम किया कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत कपड़ों को इधर उधर करके तो कोशिश की कि मैं कुछ खूबसूरत सी चीज़ पैदा कर सकूँ। टीचिंग करते करते एंकरिंग, और एंकरिंग में मुझे जहाँ अगर मेरी मेमोरी साथ दे रही तो शुरू में आप दुबई से कर रहे थे एंड देन पाकिस्तान आना एंड सडनली फिर छोड़ देना, इस सारे प्रोसेस के बारे में बताइए। अच्छा, ये वैसे सारा प्रोसेस ऐसा है कि मुझे भी समटाइम्स जो है ना, मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि हर काम कर लूंगी, मैं टीचर नहीं बनूंगी। वो मेरी, मैंने सारी जिंदगी देखा कि मेरी अम्मी जो है वो टीचर थी, तो मुझे बड़ी टफ रूटीन लगती थी टीचर की। सुबह सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना, फिर बच्चों को देखना, घर का काम करना। तो वो, हम चार बहनें थी, एक भाई, और हमारे अब्बू की बड़ी अर्ली एज में जो है वो वफात हो गई थी। तो अम्मी ने हमें सबको जो है वो बड़ा किया, और सारा बड़ा मेहनत से हमने देखा उनको बड़ा स्ट्रगल करते हुए। तो मुझे टीचर की जो लाइफ है ना वो बड़ी स्ट्रगलिंग लगती थी, और मैं अम्मी से कहती थी मैं हर काम कर लूंगी लेकिन मैं टीचर नहीं बनूंगी। लेकिन इत्तेफाक से कुछ हालात इस तरह के पैदा होते गए कि मैंने जब बीए किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, एमए उर्दू किया। तो साथ साथ मैंने ऑब्वियसली मैंने टीचिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे काफ़ी हद तक अपने पढ़ाई के अखराजात खुद बर्दाश्त करने हैं। तो मैंने एमएड में, बीएड में एडमिशन ले लिया, और मुझे कुछ ऐसा मुश्किल नहीं लगा, ऐसी चीज़ें लगी नहीं कि बहुत मुश्किल लगाओ। साथ ही मैंने मास्टर्स किया और उर्दू में कंप्लीट किया, उसके साथ ही मैंने बीएड कंप्लीट किया। तो मैंने सोचा जब बीएड कर लिया तो फिर मैं एमएड भी कर लेती हूँ, एक साल की तो बात है। तो मैंने एमएड भी कर लिया, और इस तमाम अरसे में मैं काफ़ी स्कूलों में, मैंने एसना फाउंडेशन से ज्वाइन किया। ज़हूर इलाही रोड पे एक स्कूल था, अब तो खैर बंद हो गया वो। बहुत अच्छा, उस वक्त बहुत स्टैंडर्ड का स्कूल था, और बड़ा वहाँ पे मैंने सीखा। और उसके बाद फिर मैंने कस्टम पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, वो भी लड़कों का स्कूल था। बहुत तंग किया लड़कों ने मुझे, लेकिन उस एज भी मेरी काफ़ी छोटी थी, मैं ओ लेवल्स को पढ़ाती थी। 24-25 साल की एज में, आपको पता है बड़े बड़े लड़के फिर टीचर्स के साथ ज़रा थोड़ा सा उनको होता है कि इसको अच्छा सा सता लो ज़रा। उसके बाद लाहौर ग्रामर, जो कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं कहती हूँ कि हमेशा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साबित रहा। अब भी, 15 साल बाद भी, और 15 साल पहले भी। मैंने लाहौर ग्रामर में आगाज़ किया टीचिंग का। वहाँ पे मुझे जो लोग मिले बहुत पॉजिटिव। मुझे लगता है कि वो वाला टाइम मेरी ज़िंदगी में शायद बहुत क्रिटिकल टाइम था, कुछ मेरी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। कुछ आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अपने लिए सोच रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग थे बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले। मतलब उन लोगों ने मुझे ऐसे रखा जैसे कोई अपने बच्चे को रखता है ना। शायद मैं पूरे स्टाफ रूम में सबसे छोटी टीचर थी उस वक्त। तो वो वाली दोस्तियां मेरी अभी तक चलती है यार। ये वहाँ से इकरार से मेरा राब्ता हुआ है। मेरे इकरार नौ ग्रामर में ही मिले, हमारी पहली मुलाकात वहीं पर हुई। और इकरार फिर दुबई चले गए, और हमारी शादी हो गई। और उसके बाद फिर मैं भी दुबई चली गई। जब मैं दुबई गई तो वहाँ करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है। तो वो काम करने की जो आदत थी ना, उसकी वजह से मैं कहती थी मैं क्या करूं। तो एक दिन हमने वैसे, इकरार और मैं, हम बैठे हुए थे, तो इकरार ने कहा कि हम, तुम ऑडिशन दे के देखो। क्योंकि उर्दू में पढ़ाती थी, उर्दू मेरी अच्छी थी उस वक्त, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। तो अ, मैंने कहा चलें ठीक है। और इत्तेफाक से उन दिनों जब मैंने ऑडिशन दिया, किसी को पता नहीं था यार में कि मैं इकरार की वाइफ हूँ। तो हम बताना भी नहीं चाहते थे कि वो कोई ऐसा वो ना जाए कि जी कोई सिफारिश है या जो कुछ भी हो, ऑन मेरिट हो। तो उस वक्त आयशा बख्श जो थी वो, उन्होंने जियो ज्वाइन कर लिया था। तो एंकर्स चाहिए थे यार वाई को। तो उन्होंने मुझे एज एन एंकर चुन लिया, मुंतखब कर लिया। मैंने ऑडिशन भी दिया। ऑडिशन मुश्किल भी बहुत लगा, डर भी बहुत लगा, क्योंकि पहली दफ़ा एंकरिंग कर रही थी, तो ऐसा इतना कोई तजुर्बा नहीं था। काफ़ी अरसे नाइट शिफ्ट की दुबई,
मेरी और इकरार की शिफ्ट ऐसे होती थी कि जिस वक्त इकरार आ रहे होते थे मैं जा रही होती थी, तो हम लोग हफ्ते में 2 दिन सिर्फ हमारा आमना सामना घर पे होता था, जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी। तो तारिक वसी साहब होते थे हमारे वहाँ पर, बॉस होते थे, तो उन्होंने इतना हमें मार्जिन दिया हुआ था कि छुट्टी हमें एक दिन दे देते थे कि मियाँ बीवी की छुट्टी एक दिन हो जाए। तो बड़ा अच्छा वक्त रहा दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा टाइम हमने देखा है सारा। दुबई का टाइम, शारजा से ट्रैवल करके हम दुबई आते थे मीडिया सिटी तक, फिर वो 1 घंटे की वापस ड्राइव। तो बहुत अच्छी मेमोरीज हमारी उस वक्त से है। फिर आपको पता है जो इस वक्त डॉलर की सूरत हाल है, उस वक्त दिरहम की ये सूरत हाल थी, तो हमें आई डोंट नो, और भी बहुत सी वजूहत हो सकती है, मैं एग्जैक्टली यही वजह नहीं होगी शायद ARY के मूव करने की कराची। हमारा स्टेशन जो है वो कराची उन्होंने शिफ्ट किया, तो मुझे और इकरार को कराची आना पड़ा उस वजह से। फिर हम लोग कराची मूव हुए, वहाँ पे भी मुझे पता है, याद है कि 1 घंटे का रास्ता है कराची, आपको पता है कराची में जो साइट एरिया है वहाँ से हम लोगों का रेस्ट हाउस था कश्मीर रोड पर, 1 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग वहाँ पे भी शिफ्ट्स का ऐसे ही सुबह शाम का जो था वो था। लेकिन ये था कि कराची आके भी हम लोगों को ये लगता था कि हम दुबई हैं, क्योंकि घर वाला वहाँ पे भी कोई नहीं था। तो फिर इकरार की फैमिली चूंकि इतनी बड़ी नहीं थी, 2 बहन भाई हैं, इकरार की एक बहन है एक भाई है, तो वो भी, और आंटी भी जो मेरी सास है वो भी वहीं शिफ्ट हो गई, कराची शिफ्ट हो गई। तो एक तरह से अब वहीं पे हमने आगाज किया एक फैमिली लाइफ का सही तरीके से, जिसे कि उससे पहले तो आप, हम दोनों मियाँ बीवी थे और बस घर में कभी पका लिया कभी नहीं पकाया। तो काफ़ी अर्सा मैंने एआरवाई पे एंट्रिंग की, और बड़ा मुझे घर वाला, एआरवाई की खसूसियत यह है कि आप जो वहाँ पे काम करता है ना, वो कहीं और काम नहीं कर सकता, काम कर नहीं सकता, या शायद वो अपनी पहचान उस तरह से नहीं बना सकता। मुझे याद है मैंने 1 साल के लिए एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, मेरे हाथ में एक्सप्रेस का माइक था, मैं प्रोग्राम कर रही थी, मैं उस बंदे को बता रही हूँ कि मैं एक्सप्रेस न्यूज से हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आप तो ARY पे खबरें पढ़ती हैं। लाइक इतना फेमिलियर आपका जो चेहरा हो जाता है वो लोगों के लिए, कि आप जो है ना वो एक पहचान बन जाते हैं, या ARY आपकी पहचान बन जाता है। तो बहुत अरसा ARY पे न्यूज़ एंकरिंग की, और मुझे लगता है कि वो मैंने उस ज़िंदगी का वो वाला जो टाइम है उसको बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि मैंने आ, बहुत दिल लगा के काम किया। लाइक मुझे अखबार पढ़ना होता था जाके फ़ौरन ही, जाके मुझे सारी अपडेट्स देखनी होती थी। उस वक्त हम लोग BBC को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, BBC उर्दू को, उसकी सारी रिपोर्ट्स, कॉलम, वसुतुल्लाह साहब के कॉलम सारे पढ़ने होते थे, वो लाजमी में पढ़ती थी। और लाइक मुझे आदत थी कि मैं नोट्स बनाती थी। उन दिनों सो मोटो एक्शन लिया जाने लगा इफ्तिखार चौधरी साहब की जानिब से, तो रोज समात होती थी, रोज समात होती थी। बल्कि अभी हम 2 दिन पहले मैं और इकरार जब सुप्रीम कोर्ट की लाइव समात हुई, हम लोग बैठे हुए थे, तो हमें वो वाला जमाना याद आ गया जब हम लोग घंटों सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पे ब्रेकिंग करते थे। तो हर डेट के मेरे नोट्स होते थे कि किस दिन क्या हेयरिंग हुई, किस जगह पे हेयरिंग बंद हुई, कहाँ से जो है फैसला महफूज हुआ, कौन कौन से वकला थे, कौन कौन से जजेस थे। तो बड़ी मेहनत करके मैंने वो टाइम देखा, और लाइक जब मैंने ये छोड़ा उस वक्त मेरे ख्याल में मैं लाइक प्राइम टाइम एंकर थी। और पहला आज का मुझे थोड़ा सा था उस टाइम पर कि पहला आज 5-6 साल तो अपनी दादी के पास रहा जब मैं जॉब कर रही थी। जब वो क्लास मेरे ख्याल में 3 साल का था, और क्लास 1 में क्लास अभी स्कूल में उसने एडमिशन लिया था, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि डिफेंस हम लोग मूव कर गए, वहाँ से आना साइट एरिया बहुत लंबा ट्रैवल था, वो मुझे बहुत बॉदर करता था। और मेरी शिफ्ट जो थी वो रात को 1 बजे ख़त्म होती थी, तो मैं 2 बजे घर पहुँचती थी, वो चीज़। और सेकेंडली मुझे ये था कि अब शायद पहलाज को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि इसको हम लोग अकेला नहीं छोड़ते थे। कार के प्रोग्राम्स इस तरह के थे कि कराची में हम लोग 5-6 गार्ड्स के साथ मूव करते थे, तो इसको अकेला छोड़ना तो नामुमकिन सी बात थी। तो इसको स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना, फिर ये क्रिकेट उस वक्त बहुत, आजकल तो फुटबॉल का शौकीन है, उस वक्त क्रिकेट का बहुत शौकीन था, तो क्रिकेट में 3 घंटे का इसका सेशन होता था, तो मैं वहीं पे बैठती थी। इसके कोई दोस्त की कोई प्ले डेट वगैरह होती थी, तो तब भी मैं वहाँ जाके बैठती थी। तो वो टाइम जो है, मतलब 2014 से मैंने ARY छोड़ा था। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने मीडिया ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद हम लोग काफ़ी अर्सा कराची रहे। अभी 2021 में मेरे ख्याल में हम लाहौर मूव हुए हैं, और उसकी वजह ये थी कि हम अपना घर यहाँ बना रहे थे, तो हमें था कि हम ज़रा पास बैठ कर देख लें कि क्या बन रहा है। और वाकई जब हम आए तो हमें
तकरीबन कुछ ना कुछ 13-14 दीवारें ऐसी थी जो गिरा के और कुछ उसको चेंजेस करवानी पड़ी, क्योंकि ऑन मैप आप और देख रहे होते हैं और ऑन ग्राउंड चीजें और होती हैं। यहाँ आकर आप पूछिए। यहाँ आकर चूंकि मेरा मुझे लाहौर शुरू में हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, एकदम से हमें रवैयों में बहुत लोगों के फ़र्क महसूस हुआ। कराची में लाइफ बड़ी तेज़, और हम आ भी DHA में गए फेज़ 6 में, जहाँ पर एक तरह से बड़ा ये पुरसकून इलाका है। तो वो कराची की जो एक हसल बसल थी और वो प्रोफेशनलिज्म था लोगों का, वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया। डोमेस्टिक स्टाफ हो, कोई बाहर का लोग हो, लाइक इतना तंग मुझे यहाँ पे लोगों ने कर दिया कि मैंने एक दिन अपने रिपोर्टर को फ़ोन किया यार कि मैंने कहा इस बंदे के खिलाफ मैंने जो है ना FIR कटवानी है, इसने मुझे ज़हनी तौर पे इतनी अजियत दी। वो पर्दों वाला था, उसने 1.5 महीने के लिए मेरे जो कर्टन्स थे उनको अपनी शॉप पे रखा, और कभी वो कहता था मैं स्वाद गया हूँ, कभी कहता था नारायण गया हूँ। लाइक लोगों में प्रोफेशनलिज्म मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। यहाँ कराची में लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल तरीके से काम करते हैं। 2014 में छोड़ा आपने मीडिया, अंडरस्टूड है कि पहला जो छोड़ा था, बट उसके बाद क्या कभी ऑफर्स आई, कभी सोचा अब दोबारा ज्वाइन करने के बारे में या? अच्छा, अब मेरे से बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि आपके वक्त की एंकर्स लाइक शाइस्ता हो गई, निदा हो गई, और मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स जिसमें आयशा सुहेल है, शाज़िया ज़ीशान है, मतलब वो लोग अभी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम लोगों ने साथ ही स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट। आयशा बख्श है, सदफ अब्दुल जब्बार है, नीलम तो खैर बहुत बाद में आई है। तो आप क्यों नहीं जो है वो इस फील्ड की तरफ जाती? मुझे लगता है कि अब लाइक मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, और मैं जब कभी इत्तेफाक होता है, जब पहलाज स्क्रीन छोड़ देता है, अपना फुटबॉल छोड़ के हमें कुछ वक्त देता है खबरें देखने के लिए, तो मुझे ये लगता है कि अब उस तरह से काम नहीं हो सकता जिस तरह हम लोगों ने किया हुआ है। मुझे लाइक एक बड़ा फ़र्क, मुझे शायद अल्फाज में अब वो बयान करना ना आए, और मैं शायद उसको वैसे बयान कर भी ना सकूं, बट बड़ा एक गैप और एक बड़ा चेंज महसूस होता है। लाइक उस सीट पे जहां मैं एज एन एंकर बैठती थी, जब मैं अब एंकर्स को देखती हूँ तो मुझे एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होता है। वो डिफरेंस आप लाइक कोई खबरें अगर मैं सुन रही होती हूँ तो मुझे ये होता है कि अगर इस खबर को मैं ब्रेक करती तो मैं इसको ऐसे करती, या अगर इस खबर में मैंने कोई गुज़िश्ता इस हवाले से मालूमात देनी होती तो मैं ये चीज़ें शामिल करती। तो ऑफर्स तो लाइक आपको पता है होती रहती है, जो मीडिया के लोग हैं उनको ऑफर्स आती रहती है, लेकिन राइट ऑफर का आना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि मेरी नेचर में नहीं है कि मैं कोई इस किस्म का शो कर सकूं जिसमें मैं बहुत हाँ हाँ ही हूँ वाला काम नहीं कर सकती। एक संजीदा किस्म की मेरी शख्सियत है, तो मैं उसी हवाले से जो है वो काम कर सकती हूँ। संजीदा नौइयत की या तो अब आप पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, और पॉलिटिक्स में अगर आप जाते हैं तो वो बहुत इटसेल्फ वो तो एक डिप्रेशन है कि आपको कोई ना कोई लाइन पकड़नी पड़े, या आपका अपना कोई नज़रिया आप रख ही नहीं सकते। और अगर जो सहाफ़ी अपना नज़रिया रख रहे हैं उनको आप सहाफ़ी मानने से ही इनकार कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अब कोई पॉलिटिकल शो होस्ट कर सकूं। हाँ, कोई अदबी किस्म का शो हो, कोई शायरी के हवाले से हो, कोई अदब के हवाले से हो, कोई सोशल इश्यूज के हवाले से हो, जिसके ऊपर आप वाकई और जिसका कोई फ़ायदा भी हो, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई, मुझे कोई मिली ऐसी जिस पर मुझे लगता हुआ कि वाकई मैं अपने सही टैलेंट के सामने आ सकती हूँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ज़रा मुश्किल हैं। आपकी कौन सी स्टोरीज हैं जो बहुत मेमोरेबल हैं? कोई इंटरव्यू जो आपको बहुत यादगार रहा हो? कौन सी खबर थी जो बहुत मुश्किल थी? और कौन शुरू में फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना कैसा था? बिकॉज़ आपकी मीडिया स्टडीज़ नहीं थी, उस किस्म की ट्रेनिंग नहीं थी। तो उसके बारे में बताइएगा। फिर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप नोट्स बनाते थे, तो कभी सोचा कि अपनी डायरी को बुक की शक्ल दी जाए? अच्छा, वो डायरी मिसप्लेस हो गई है मेरे से, और वो डायरी इतनी कीमती होती थी कि उस पे जो है ना हमारे पूरे डेस्क वालों की नज़र होती थी कि अगर किसी से कोई चीज़ मिस हो रही होती थी तो वो कहते थे जाओ कुरत से ले आओ, उसके पास नोट्स हैं। तो वो वहां से लेके वो डेट और वो चीज़ मेंशन कर देते थे। और बाकी जहां तक आपकी खबर मुश्किल होने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अभी भी मेरे रोंगटे वो सोच के खड़े हो गए कि सानिया पेशावर। मैंने ब्रेक नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको ब्रेक नहीं किया।
और शायद वो इतनी स्वेयर तरीके से ब्रेक हुआ भी नहीं। मुझे याद है कि शुरू शुरू में इब्तदाई तौर पे खबरें आना शुरू, मैंने उसको बीच में से पकड़ा। और मतलब उस वक्त इलाज बहुत छोटा था, और एज अ मदर जब आप माँ के तौर पे सोचते हैं, उन माओं के बारे में मैं आज भी जब सोचती हूँ, 16 दिसंबर मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल दिन होता है। मैं आपको बड़े उसके साथ सदाकत के साथ ये बात कर रही हूँ। एक तो सकूत ढाका, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत जो है ना वो बड़ी एक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी, लोग ज़रूर कहते हैं जी आप बाहर घूमने जाते हैं, पाकिस्तान नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते, बड़े बड़े आपको हमारे उस पर इंस्टा पे इधर उधर कमेंट्स इस किस्म के मिलेंगे। उसकी वजह ये नहीं होती कि हमें पाकिस्तान से या यहाँ की जगहों से मोहब्बत नहीं, उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कुछ सहूलियात हमारे पास यहाँ पे नहीं होती। जैसे सानिया मरी आपके सामने आया, हमारे पास कुछ नहीं था जो हम कुछ इस कर सकते इस किस्म की सूरत हाल में। खैर ये बिल्कुल अलग बात चलेगी, लेकिन सानिया पेशावर एक ऐसी खबर थी जो कि मेरे लिए शायद उसको कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल चीज़ था। और हो फिर ये रहा था, कुछ उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि जो लाइव फीड आ रही थी वहां से, क्योंकि हर चैनल मेरे ख्याल में आपको पता है कि ब्रेकिंग की न्यूज़ में आगे होता है, तो जो लाइव फीड आ रही थी वो अंदर एंकर्स को कट कर दी जाती थी। तो उसमें जो मनाजिर मैंने देखे, जो आज भी वो मेरे, जब मैं याद करती हूँ, अवल तो मैं याद ही नहीं करना चाहती, वो मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। वो और जो सबसे लंबी ब्रेकिंग मैंने की वो मनावा सेंटर पे पुलिस हमला था। मुझे याद है 7:15 बजे मेरी एक आंख पे मेकअप हुआ हुआ था और एक पे नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने उनसे कहा मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं, मेरे बाल नहीं बंधे हुए, मैं अभी तो आके बैठी हूँ। मतलब हमारी शिफ्ट जो है वो 8 बजे से शुरू होती थी और 7:15 बजे हमला हुआ था मनावा पुलिस सेंटर पे। खैर मैं आके बैठ गई, उन्होंने कैमरा मेरे पे कट नहीं किया, वो मेकअप आर्टिस्ट ने बेचारे ने आके आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरी आंख पे मेकअप कर दिया। सुबह 7:15 बजे मैं बैठी थी, उस वक्त हमारे बॉस होते थे ओटी अवैस तौहीद साहब। उनका हर हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है, एक एतमाद होता है एंकर के ऊपर। तो उन्होंने एंकर शिफ्ट नहीं करने दिया पूरा दिन, और सोलो शिफ्ट होती थी उस वक्त, डबल एंकर्स नहीं होते थे। तो मुझे, मैं सुबह 7 बजे से लेकर 7:15 से लेकर रात 10 बजे जब खबरनामा खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है कुरत अब तुम उठ जाओ। उसके बाद फिर काशिफ एंड बाकी लोगों के पास ट्रांसमिशन चली गई, और कुछ 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 भंड मेरे से ऐसे हुए जो कि मैं यहाँ बताना नहीं चाहती। आगे आगे ही जाके वो सवाल है तो हम उसके ओवरऑल अगर हम अब इन जनरल मीडिया की बात करें तो वो अब आप मीडिया कैसा नहीं है, लेकिन एक काफ़ी अर्सा मीडिया कैसा रहे इन अ वे आप अभी भी कनेक्टेड हैं। सो आपके ख्याल में पब्लिक अवेयरनेस शेप करने में और अवेयरनेस क्रिएट करने में मीडिया कितना किरदार अदा करता है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस में। लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें और ये होता रहा है माजी में। अगर आप महंगाई की बात कर लें, ये बिजली के बिलों की बात कर लें, और बहुत से छोटे छोटे चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर लें, ये वाक़यात ऐसे नहीं है जो हमारी सोसाइटी में नए होने शुरू हुए, लेकिन लोगों को अवेयरनेस मीडिया ने बहुत दे दी है इस हवाले से। ख़वातीन को हरास करने की बात कर लें, हरासमेंट की बात कर लें, किसी मुख्तलिफ मौज़ूआत ऐसे हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा हमारे पास हाईलाइट होके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब हो रहे हैं, वो बहुत पहले भी होते रहे हैं, अब वो हाईलाइट होना शुरू हो गए। अवेयरनेस को अगर हम पॉजिटिव लेते तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमने किया ये कि हमने उसको नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। और मैं समझती हूँ उसमें मीडिया का इतना बड़ा किरदार नहीं है जितना सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे मुझे ये लगता है कि हर बंदा सहाफ़ी है। आप अपनी राय ज़रूर पेश करें, लेकिन उस राय को ज़बरदस्ती सही साबित करवाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी किसी भी खबर पर अपनी राय दे सकती हूँ, अपनी अपनी ज़ाती जो है उसके ऊपर एक मेरा जो ख्याल है वो पेश कर सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये एक रिवाज बन गया है, या ये लोगों को लगता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो सही है और उसी के हक में बात की जाए। मुखालफत के लिए कोई तैयार ही नहीं है, बात मुखालिफ सुनने के लिए कोई बात तैयार ही नहीं है हमारे यहाँ। तो अवेयरनेस बहुत है, लेकिन उसको अगर आप पॉजिटिव लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हुआ ये कि हमने उसको नेगेटिव ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। आपके ख्याल में इस वक्त मीडिया के लैंडस्केप में जर्नलिस्ट को इन इन जनरल और खवातीन जर्नलिस्ट को किन चैलेंजेस का सामना है, जिन ओवरऑल हमेशा से रहा जो आपने आपने खुद ऑब्जर्व किया?
अच्छा, मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। उनके पास ना कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जो वो अपनी मर्जी से मुंतखब कर सके। अगर कोई जर्नलिस्ट है, या तो उसको चैनल की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ रहा है, या फिर उसको कोई एक पार्टी की तरफ, एक पार्टी की पॉलिसी अपनानी पड़ रही है। उसके पास जो आज़ादी राय का इजहार है या आज़ादी राय का हक है, मेरे ख्याल में वो नहीं है। अगर कोई जर्नलिस्ट इस बात का इजहार करता है कि वो एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा है और दूसरे वक्त में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, भी जाहिर बात है दोनों में अच्छाइयां हैं, दोनों में बुराइयां हैं। कुछ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अच्छाई है तो उसमें बुराई भी हो सकती है। बैक वक्त आप दोनों हवाले से एक चीज का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन हमने शायद जर्नलिस्ट से ये हक छीन लिया है कि वो अच्छाई और बुराई एक साथ बयान कर सके। हमने उसको सिर्फ इस हद तक महदूद कर दिया है कि या तो वो एक पार्टी के हक में बात करेगा या फिर उसकी मुखालफत में बात करेगा। तो एज अ जर्नलिस्ट की एक बहुत बड़ा हम लोगों को चैलेंजेस है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जर्नलिस्ट को, कि उसको कोई लाइन पकड़नी पड़ती है। अदरवाइज या तो वो बहुत ट्रोल ट्रोल चले ठीक है, मैं इस बात को भी नहीं मानती। मुझे सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ने और ट्रोल होने के हवाले से मैं हमेशा से रही हूँ कि हर बंदे को उसकी राय का इजहार का हक है। और जब आप अपने आप को पब्लिक कर देते हैं, जब आप अपनी एक तस्वीर इंस्टा पे लगा देते हैं, जब आप एक ट्वीट कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप दूसरों को हक दे रहे हैं कि वो आपकी तस्वीर पर, आपके ट्वीट के ऊपर, आपकी बात के ऊपर कोई भी अपनी राय का इजहार कर सके। तो फिर हम लोग इस चीज पर शिकायत नहीं कर सकते कि इसने ये कह दिया और ये ट्रोलिंग शुरू हो गई और ये कमेंट्स ऐसे आना शुरू हो गए। हाँ, वो हमारे मुआशरे की जहनीत की अक्कासी जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उस चीज का पाबंद नहीं कर सकते कि वह ऐसा ना करें। और जहां तक आपने खवातीन की बात की, तो सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, इवन कि आप शोबा तदरीस के हवाले से, मैं समझती हूँ ये थोड़ा सा सिक्योर है खवातीन के लिए। अगर टीचिंग के शोबे को आप देखें तो ये थोड़ा सा, लेकिन अभी कुछ स्कैंडल्स रिसेंटली आपके सामने आए, और वो ऐसी चीज नहीं है कि उसमें कहा जाए कि जी इसमें खवातीन की मर्जी शामिल है। उनको वाकई हरास किया जाता है, उनको वाकई इस नहज पे लाया जाता है कि वो 7, 8, 10, 15 हज़ार के लिए मजबूर होकर ये काम करने की तरफ आती हैं, या वो उनकी मर्जी जो है कहा जाता है कि जी शामिल है इसमें। लेकिन मीडिया में निस्बतन आपको ज्यादा इस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक तो वही बात कि जब आप ऑन एयर बैठे हैं तो लोग, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोग आपके ऊपर बात कर सकते हैं, लोग आपके ड्रेस के पर बात कर सकते हैं, लोग आपके हेयर स्टाइल पे बात कर सकते हैं, लोग आपके बात करने के तरीके पे बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जब आप ऑन टीवी बैठ जाते हैं तो मेरे ख्याल में, आप कहते हैं ना जैसे कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी होती है, तो वो वाली पर्सनल लाइफ जो है वो आप कहीं पीछे छोड़ के आ रहे होते हैं। और सोशल मीडिया पे तो ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है। 2007 से लेके अब तक तकरीबन 16 साल का अरसा बनता है, कितना चेंज हो गया है, न्यूज़ एंकरिंग कितनी चेंज हो गई है, अभी के न्यूज़ एंकर्स में और तब के न्यूज़ एंकर्स में क्या फ़र्क था, आपको लग रहा है? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि शायद मैं इसको दुरुस्त तरीके से बयान ना कर सकूं, क्योंकि मुझे खुद से वाकई समझ नहीं आती कि क्या डिफरेंस है। बट एक वर्ड होता है डिप्रेशन, ठीक है। आज का मीडिया देख के ना, आज का कोई भी प्रोग्राम उठा के, कोई भी चीज उठा के ना, एक फील आती है जिसको आप डिप्रेशन की फील कह सकते हैं। जब हमने मीडिया ज्वाइन किया था तो एक चीज होती थी कि अगर एंकर है तो वो वाकई उसको वो रिस्पेक्ट दी जाती थी जो कि एक दी जाने के, आपको वाकई एज एन एंकर एक रिस्पेक्ट दी जाती थी। मैं देख रही हूँ कि अब एंकर्स को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आई डोंट नो इस पे कसूर किसका है, कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से मीडिया से बाहर हूँ और मेरा कोई ऐसा एक्सपोजर भी नहीं हुआ कि मैं देख सकूँ। ना मैं कोई मॉर्निंग शो, सिवाय निदा के अलावा मैं किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाती। और शायद आप पहले सोशल मीडिया के वो शख्स हैं जिनके साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है, इससे पहले सोशल मीडिया पे भी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। तो बट एक कुछ है, कोई गैप है जो पैदा हुआ, वो बहुत बड़ा गैप है। मतलब आपको वो फील नहीं आती जो उस वक्त टीवी खोल के आप एंकर की जब खबरें सुन रहे होते थे। मुझे याद है कि मैं सुनती थी, जियो के एंकर्स को सुनती थी, क्योंकि आपको पता है कि जबान सीखने के अमल में हम, क्योंकि मैं पंजाब से गई थी तो मेरा थोड़ा सा एक्सेंट उस वक्त बोलने में पंजाबी था। तो हमारे बॉस थे, फयाज साहब नाम था, वो बहुत बीबीसी से थे और
वो उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते थे और वो इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी बोलते थे। और अनीक साहब होते हैं, अनीक नाजी साहब, अनीक साहब, हाँ, वो हमें उर्दू की ट्रेनिंग देने आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम सुना करो। तो मैं ख़ास तौर पे इकरार को सुनती थी क्योंकि इकरार का लहजा और तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। और इसके अलावा कुछ जियो के एंकर्स थे 1-2 जिनको मैं सुनती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा जियो नहीं सुना क्योंकि जियो की एक टोन बिल्कुल अलग है और एआरवाई का हर एंकर का अपना एक स्टाइल है। तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी ताकि मुझे मेरे कानों को आदत हो इन लफ्ज़ों की। और ये मैंने देखा है, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जब मैं और इकरार दोनों न्यूज़ एंकर थे तो पहलाज की उम्र उस वक़्त 2.5 या 3 साल की थी। तो वो बोलता था सूरत हाल ये है मामा, और ये सब हुकूमत का ड्रामा है, और क्या कमी पेशी है, और इस किस्म के अल्फाज, क्योंकि वो सुनता था। लिसनिंग जो है वो ज़बान सीखने का पहला अमल है। और अभी भी जब मैं एक स्कूल में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू के लिए काम कर रही हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो जितनी भी टीचर्स मेरे साथ काम कर रही हैं, मेरा उनको यही मशवरा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सुनवाएं। जब वो अच्छा सुनेगा ज़बान सीखने के अमल में, क्योंकि आईबी के साथ में काम कर रही हूँ तो लैंग्वेज एक्विजिशन में ज़बान सीखने के अमल में लिसनिंग पहला मरहला है। और कोई भी ज़बान हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी ज़बान हो, जब आप अच्छा सुनेंगे तो ही आप अच्छा बोल पाएंगे। तकरीबन 7 साल आपने न्यूज़ एंकरिंग की, बहुत लंबा अरसा होता है। इस दौरान मुझे नहीं याद कि आपने कभी शो होस्ट किया हो। नहीं, मैंने 1 साल के लिए शो होस्ट किया। एक्सप्रेस पे मैं गई। उस पे उन्होंने मुझे स्टिंग ऑपरेशन का लाइक सरेआम की तरह का ही एक शो दिया। उनको लगता था शायद कि इकरार अच्छा शो करते हैं तो मैं भी अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत में वो वाला आंसर है ही नहीं, लड़ाई वाला और लड़ाई झगड़े वाला। तो वो मुझे याद है, मेरा प्रोड्यूसर होता था हसन, वो मुझे कहता था कुरत आप जब किसी से बात कर रही होती ना, किसी से लड़ाई कर रही होती तो ऐसे लगता है कि आप हंस रही हैं। तो आहिस्ता हमने उस शो को डॉक्यूमेंट्री पे किया। डॉक्यूमेंट्री से आते आते हम उसको बड़ा एक अच्छा, एक बड़ा डिसेंट वे का एक शो ले आए जो मालूमात पे मबनी था, जो सोशल इश्यूज पे था। लेकिन उसको वो बंद कर दिया गया क्योंकि वो उसकी रेटिंग्स उस तरह से नहीं आ रही थी, लोग वो चीज़ देखना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ लोगों में आमतौर पर मार धाड़ और तरह की चीज़ों का जो है वो एक रुझान पैदा हो गया हुआ। तो मैं वापस आरवाई पे आई एज एन एंकर और मैंने खबरें पढ़ी और मुझे मुझे बड़ा कंफर्टेबल रहा। शो मैंने बहुत होस्ट किए, जब भी वसीम कहीं छुट्टी पे जाते थे या काशिफ कहीं छुट्टी पे जाते थे या जो भी एंकर, तो उनकी रिप्लेसमेंट में मैं एज एन एंकर, प्रोग्राम एंकर, मैं काफ़ी शो होस्ट करती थी। लेकिन हाँ, मुझे अपना कोई स्लॉट नहीं मिला। शायद जिस टाइम पे मुझे स्लॉट मिलना था उस वक्त मैंने शायद न्यूज़ छोड़ दी, क्योंकि बिल्कुल मैंने एक वो उस टाइम पे न्यूज़ छोड़े जिसमें मैं प्राइम टाइम एंकर थी और अपने पीक पे थी। तो खैर इस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। मेरे ख्याल में आपको उसको सही वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। और उसका जो ऑल्टरनेट मेरे पास आया वो बहुत अच्छा था। मैंने उस लाइफ को बहुत इंजॉय किया जो मैं घर पे रही, और मैंने पहराज के साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो इकार के साथ टाइम स्पेंड किया, जो ट्रैवलिंग की, तो वो बहुत अच्छा टाइम था। तो मेरा सवाल ये था कि उसी टाइम पे एक ट्रेंड था रमज़ान शो होस्ट करने का या मॉर्निंग शो होस्ट करने का, तो क्या उस किस्म की कोई ऑफर आई, रुझान था इस किस्म का कि मॉर्निंग शो किया जा सकता है, रमज़ान शो होस्ट किया जा सकता है? अच्छा, रमज़ान शो मुझे लगता है बहुत मुश्किल चीज़ है। मुझे उससे थोड़ा सा ना, मुझे अगर कोई कहे कि रमज़ान शो होस्ट करें तो शायद मैं कभी भी हामी ना भरूं, क्योंकि मज़हब के हवाले से बात करने के लिए आपको उसके बारे में पूरी मालूमात और उसके ऊपर पूरा उबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान ट्रांसमिशन तो मैं कभी होस्ट कर ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ है, और मेरे ख्याल में ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका हक बनता है, जिन्होंने इस पे काम किया है, जिन्होंने इसके लिए मेहनत की है। जहाँ तक मॉर्निंग शो की बात है तो मुझे एक अरसे तक, बहुत अरसे तक ये लगता रहा कि नहीं, मैं सुबह नहीं उठ सकती। मतलब मैं सुबह जिस दिन उठूंगी तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगी। और वाकई ऐसा होता था कि जिस दिन मैं सुबह उठ जाती थी, और जबकि पहराज के साथ में 7-8 साल के अरसे में रही, 2014 से 2021 के दरमियान, तो मैंने कराची में रहते हुए 2-3 स्कूल्स शुरू किए जब, जिसमें मैं पार्ट टाइम जाती थी 2-3 घंटे के लिए। लेकिन वो मेरे लिए इतना हेक्टिक होता था, मुझे आई डोंट नो, मेरे दिमाग के किसी हिस्से में ये चीज़ बैठ गई थी कि मैं सुबह उठूंगी तो मेरी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की मॉर्निंग शो के लिए, और एज सच कभी। और उस वक्त मॉर्निंग शोज जो हो रहे थे ना, वो हो रहे थे शादियों वाले और मेहंदी और खाने पकाने, और ये मैंने आपको बताया कि मेरा वो मिजाज नहीं है। हाँ, अगर मॉर्निंग शो उस वक्त होते, जैसे बाद में एक ट्रेंड चला न्यूज बेस्ड मॉर्निंग शो जो शुरू हुए, जो
मदीहा ने शुरू किया, जो जियो पे शुरू हुआ, तो वो मैं ज़रूर होस्ट करती, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि मैं पूरी अपनी अच्छी कारकर्दगी के साथ आ सकती। हाँ, शादियां करवाना, मैं कहती हूँ ये जो एंकर्स जो ये शो होस्ट करें, मैं उनको क्रेडिट देती हूँ कि क्योंकि इतना मुश्किल काम है मॉर्निंग शो होस्ट करना, रोज नया कंटेंट। और निदा निदा को तो मैं सलाम पेश करती हूँ, जो पिछले 14 साल से रोज नया कंटेंट लेके आ रही हैं और लोग बोर नहीं होते। लोग अभी भी, मैंने औरतों को देखा है कि उनका शो बैठ के देखती हैं सुबह उठ के, और उस पर बात की जाती है। मैंने ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं कि न्यूज़ एंकरिंग से मॉडलिंग या एक्टिंग की वजह हो गई, तो क्या कभी उसकी ऑफर आई? अगर उसकी ऑफर दोबारा आती है तो आपका क्या जवाब होगा? मॉडलिंग या एक्टिंग की? एक्टिंग तो मैं कर ही नहीं सकती। और जहाँ तक रही मॉडलिंग की बात, तो मेरी तो आपने इंस्टा पे अगर तस्वीरें उठा के देख लें तो मुझे एक ही तरीके से तस्वीर खिंचवाना आती है। तो मॉडलिंग तो बहुत मुश्किल चीज़ है। हाँ, कुछ टीवी सीरीज मैंने ज़रूर की हैं। मुझे याद है मेजी का मैंने एक टीवी सी किया, एक फैसल बैंक का किया, एक दो टीवी सीरीज की है मैंने। लेकिन उसके बाद वो भी मुझे बहुत मुश्किल लगा। फिर पहलाज सब उसके साथ एक दो किए मैंने, तो वो मुझे बड़ा एक टफ टाइम लगता था। सुबह से लेके आप रात गए तक आपका पता ही नहीं चल रहा कि आप किस वक्त तक जो है वो सेट पे हैं। तो वो भी फिर मैंने उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैंने मीडिया ज्वाइन किया था शादी के बाद, और आपने बताया कि शुरू में हम्म। पता नहीं था। तो शादीशुदा होके मीडिया ज्वाइन करने में और गैर शादीशुदा होकर मीडिया ज्वाइन करने में चैलेंजेस में फ़र्क है? लोगों का रवैया चेंज होता है आपकी तरफ? मेरी जानिब तो बहुत ज्यादा चेंज था, क्योंकि मैं तो ऑफिस में सबकी भाभी थी। तो मुझे इकरार भी ऑफिस में होते थे, तो मेरे लिए तो अब मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे से एक हमारी कोई लाइक कोई हमारा वर्कशॉप थी या कुछ इस किस्म का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अ, उसमें मेरे से सवाल किया गया कि आपको क्या कभी हरास किया गया? तो मैंने मीडिया पर, तो मैंने कहा नहीं, जिस पे पूरा हॉल जो है वो हंस पड़ा। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये मतलब किस ये लोग क्यों हंसे। उन्होंने कहा आपने कभी किसी हरासमेंट का सामना नहीं किया? मैंने कहा नहीं। और वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पहले दिन जिस दिन मैं स्टेज पे बैठी थी, तो मेरे साथ जो प्रोड्यूसर था रात के टाइम, अली उसका नाम होता था, तो मैंने उसको अली भाई कह के वो खातिर किया था। तो जितने भी लोग थे वो मुझे वहां पर इकरार की वाइफ के तौर पर, और मैं वहां पर सब लोगों की भाभी के तौर पे ही रही हूँ। तो मुझे सलमान भाई हमेशा मुझे बहन के तौर पे जो है वो, मुझे वो हमेशा अपने भाई लगे हैं। मतलब मुझे याद है कि मैं अमेरिका में, मेरे साथ थोड़ा मसला हुआ, मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, और सलमान भाई वहाँ पे भी आए। तो वो वाहिद बंदे थे जिनको मैंने उस वक्त पहचाना, लाइक मेरे लाशऊर में वो कहीं बड़े भाइयों की तरह इस तरह से मौजूद है। और हमारे घर में ARY तो एक चैनल नहीं, वाकई एक घर की तरह ही समझा जाता है। मतलब हम लोगों के लिए ये सोचना ही कि ARY छोड़ के कहीं और स्विच करें, बड़ी अजीब सी बात जो है ना वो लगती है। हमें लगता नहीं है कि कभी किसी प्रोग्राम के हमने पैसे नहीं लिए, कभी हमने किसी चीज़ पे ना नहीं की। किसी शो के लिए पहलाज को, मुझे, इकरार को किसी भी वक्त बुलाया जाए, हम लोग फौरन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ARY जो है ना वहाँ पे मुझे कभी भी, हाँ मैं इसलिए आपको इस बात का नहीं, खवातीन को चैलेंजेस होते होंगे, लेकिन मुझे ऐसे किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, आपकी जो जर्नी थी या मीडिया में था, थोड़ा अनकन्वेंशनल था। नॉर्मली होता है कि बचपन से शौक था, आपके केस में मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कह सकता हूँ, बट जब आना हुआ, ऑब्वियसली इकरार वाज अ फैक्टर, बट किसने इन्फ्लुएंस किसने किया? फिर जब आए तो उस वक्त किस आने के बाद मतलब कहते ना, चलो मैं उससे सीख लेता हूँ या फलां से इंस्पायर हो जाता हूँ, तो कौन इंस्पायर करता था? आपके को एंकर्स में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा? करंट आपके ओवरऑल अगर देखें तो फेवरेट एंकर्स कौन रहे? करंट टाइम में कौन आपको लगता है बेहतर है? एंड एक और सवाल, व्हेन यू वर इन एट ARY, तो उस दौरान हमने देखा था कि 2013-14 में एक नई लॉट भी आई थी। उनको एक तरह से आप लोगों ने मेंटोर किया था, बिकॉज़ यू वर देयर फॉर लाइक 6 इयर्स। तो उनमें से कौन एज़ अ जूनियर आपको मतलब बहुत इम्प्रेसिव था और आपको खुशी होती है उनको इस तरह तरक्की करता देख के? अच्छा, अब मैं शुरू से जवाब देना शुरू करती हूँ, अगर कहीं भूली तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है। पहला सवाल आपने किया कि मीडिया में जो है मुझे इंस्पायर किसने इंस्पायर किया? हाँ। किसने किया। तो ये मैं तो खबरें देखती भी नहीं थी, मैं आपको साफ बताऊं, मैं इतनी मसरूफ होती थी। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेरी जॉब की मुख्तलिफ जॉब्स इस तरह से चलती थी कि मेरे पास
मीडिया देखने का टाइम ही नहीं होता था। तो जब मेरी इकरार से मुलाकात हुई तो उस वक्त वो एआरवाई में उस वक्त उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन वो अभी दुबई नहीं गए थे, तो तब तक भी मैंने न्यूज़ देखना शुरू नहीं की थी। बट हाँ, एक प्रोसेस था, मैं एआरवाई के दफ्तर जाती थी, वहाँ पे हमारे रिपोर्टर्स होते थे और एक अमल मैंने देखना शुरू कर दिया था। तो लहजा, मुझे लहजे पे काम करना पड़ा क्योंकि पूरा पूरा मेरा बचपन, मेरी जवानी सारा हमारा पंजाब में गुजरा, तो हमारे एक एक्सेंट में वो चीज़ आ ही जाती है जो पंजाबियों के, और हम लोग इसको ये कोई मायूब बात नहीं है, आप जिस जगह पे रहते हैं आपके उस हिसाब से आपका लहजा हो जाता है। तो यार भाई भी मैंने आपको बताया कि मैं कहती थी कि मैं क्या करूं, मैं घर पे सारा दिन रह के, क्योंकि क्लास चले जाते तो बहुत लंबी शिफ्ट होती थी, तो मेरे लिए लाइक घर पे रहना तो बहुत एक वो वाली बात थी कि बस कहीं मैं क्या लूं। और दुबई में एजुकेशन सिस्टम में दाखिल होना बहुत मुश्किल चीज़ है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके स्कूल्स में जाके काम करना एक बहुत लंबा चौड़ा एक अमल है उससे। तो ये मेरा बड़ा एक अचानक सा फैसला था, अपॉर्चुनिटी उस वक्त अच्छी थी, तो मैंने अपना सीवी जो है वो तारिक वसी साहब को ईमेल कर दिया, तारिक भाई को ईमेल कर दिया, उन्होंने बुला भी लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को हमने नहीं बताया, तज़ीन हुमा होती थी उस वक्त, प्रोड्यूसर होती थी, उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया, फर्स्ट ऑडिशन दिया, और वाकई मेरे टांगे कांप रही थी और मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उतरी, वापस बाहर आई, फॉरेन लोगों ने मुझे पानी पूनी पिलाया, हमारे ऑफिस के नीचे एक पिज़्ज़ा शॉप होती थी, वहां से हमने पिज़्ज़ा खाया। तो खैर सिलेक्शन हो गई। उस वक्त जो मेरा सबसे, उस वक्त इकरार, मुझे याद है, इकरार, फरहान शब्बीर एंड वसीम बदामी और नवीन जान, हम एंकर्स थे, और सदफ ने भी मेरे साथ ही ज्वाइन किया था। तो मैं और सदफ नए थे, और ये हमारे वसीम एंड इकरार हमारे से पिछली लॉट थे, एंड फरहान एंड नवीन उनसे पिछली। तो मुझे जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उस वक्त भी, और एंकरिंग जब तक मैंने छोड़ी उस वक्त भी, वो फरहान शब्बीर थे। लाइक मुझे कोई इशू डिस्कस करना होता था तो मैं उनका सर खाने बैठ जाती थी कि फरहान भाई ये कैसे होगा, और उनको पढ़ने की, उनको भी पढ़ने का मेरी तरह खप था, वो भी बस अंदर घुसे रहते थे कॉलम्स के और अखबारों के, और हर अखबार वो छान लेते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया हर चीज में। इकरार ने बहुत हेल्प आउट किया, मैं घर आके इकरार को खबरें सुनाती थी पढ़ के कि इसको मैंने, इकरार फिर मुझे बताते नहीं ऐसे नहीं है, इसको इस तरह से पढ़ो। तो ऐसा कोई ऐसा एंकर नहीं मैं कह सकती जिसको मैं कहूँ कि उसको देख के मैं बहुत मुतासिर हुई, मैंने सिर्फ इकरार को ही सुना है। मतलब जिसके लिए मैं आपको कहती हूँ ना कि लिसनिंग के लिए मैं सिर्फ इकरार की ही खबरें सुनती थी। और जियो, हम लोग उस वक्त दो ही चैनल होते थे, जियो होता था। जियो हम लोग इसलिए नहीं सुनते थे, जियो के एंकर्स भी अच्छे थे, आयशा बख्श उस वक्त थी, और तारिक मतीन साहब थे, और शहजाद उस वक्त होते थे वहां पर। ये सारे बहुत अच्छे एंकर्स थे, बड़े सीनियर एंकर्स थे। लेकिन मैं नहीं सुनती थी कि हमारे लहजे के अंदर वो चीज़ ना आ जाए जो कि जियो वालों के में है, क्योंकि दो मेन चैनल्स ही थे। उसके बाद बहुत अरसा मेरा और सदफ का, बहुत हम लोगों का अच्छी हमारी दोस्ती रही, हम दोनों एक टाइम पर, अभी भी है, लेकिन ये कि जो वो आप जिस जिस मरहले से आपने सवाल किया मैं उस तरह से जवाब दूंगी कि उस वक्त उन्होंने, मैंने और सदफ ने बहुत ज़्यादा खबरें साथ पढ़ी, और एक टाइम तो मतलब अल्लाह माफ़ करे ऐसा था कि 12 बजते थे और हमारी शिफ्ट ख़त्म होने वाली होती थी और धमाका हो जाता था। फरा फारूक एंकर हैं एक हमारी थी, उन्होंने भी छोड़ दिया, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, उनके साथ मैंने मॉर्निंग शिफ्ट बहुत की। और एक वक्त ऐसा भी आया मुशर्रफ दौर में, मुझे याद है कि हम दोनों नाश्ता करने लगते थे सुबह 9 बजे, और प्रोड्यूसर भागा भागा एंकर रूम में आता था कि धमाका हो गया, आ जाए। तो ऐसा टाइम, मतलब एंकर सारे बड़े सपोर्टिव थे, बड़े अच्छा, सब लोग बड़े हेल्प करने वाले थे सारे। तो मेरा तो सबके साथ बहुत, मतलब मेरी किसी के साथ ऐसा कभी लड़ाई या किसी के साथ लागतबाजी रही नहीं किसी भी फील्ड में। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि जो आप काम करते हैं वो नजर आता है, उसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं। और उसके बाद आपने बात की जो हमारे नए एंकर्स आए, मैं जब एक्सप्रेस गई 1 साल के लिए, जब मैं वापस आई तो हमारे पास काफ़ी नए एंकर्स थे, जिनमें सुमैया थी। सुमैया काफ़ी सीनियर थी, लेकिन उन्होंने भी बीच में छोड़ दिया था और फिर रिज्वाइन किया उन्होंने। सुमैया थी, नीलम यूसुफ ने ज्वाइन किया था, आयशा यूसुफ ने ज्वाइन किया था। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा रिसेंट, इवन अभी तक जो अभी अभी मैं काम करके आ रही हूँ, वो मैं अपना ड्रेस नीलम को देख के आ रही हूँ, भेज के आ रही हूँ, टीसीएस करवा के आ रही हूँ कि पहन के शूट करवा देना। तो उसके साथ मेरी एक छोटी बहनों वाली बॉन्डिंग है। लाइक हमारा म्यूजिक सेंस दोनों का एक जैसा था, बहुत अच्छा था, हमारा ड्रेसिंग सेंस
लाइक हम दोनों एक साथ खबरें पढ़ती थी, तो एक दफा हम दोनों उस टाइम पे हम लोग, एक ब्रांड था मैं नाम नहीं लूंगी, उसके कपड़े बहुत होते थे, तो एंकर्स के लिए इजी टू वेयर था उसको पहनना, क्योंकि उसके कट्स ऐसे थे कि आप उसमें स्लिम भी लगते थे और आपके लिए इजी भी था। तो वो हम दोनों साथ पहन के बैठ गई। तो लाइक उस दिन हम लोगों को और कैमरामैन को इतनी प्रॉब्लम हुई कि वो कट किसी भी करता था और खबरें कोई और पढ़ना शुरू कर देता था। हमारी लुक्स बहुत मिलती थी, क्योंकि अब तो मैंने काफी वेट गेन कर लिया, लेकिन जब वेट मेरा लाइक सही था, तो मीरा और नीलम का हम लोगों को साथ ही कहते थे कि छोटी बड़ी बहनें हैं, तो उसके साथ मेरा बहुत अच्छी एक अभी तक बॉन्डिंग है। हमारी बात बहुत कम होती है, वो बहुत मसरूफ होती है, आई नो, लेकिन जब भी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइक कोई था ही नहीं, फासला या कोई वक्त गुजरा ही नहीं। तो अभी आपके आने से पहले ही मैं उसको ड्रेस भेज के आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि जब भी मैंने उसको किसी काम के लिए कहा, वो हमेशा उसने मुझे कभी इनकार नहीं किया, और बड़ा वेलकमिंग उसका, और बड़ा 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 प्यार वाला उसका अंदाज है। बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह ताला उसको बहुत खुशियां दे। मुझे वैसे ही वो बहुत प्यारी लगती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन उसके साथ मेरी उनसियत बहुत रही है। तो वो एक ऐसी बच्ची थी जिसके साथ मैंने काम भी किया, उसने मुझे रिस्पेक्ट भी बहुत दी, मैंने भी उसका बहुत ख्याल रखा, और अभी तक आज तक हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है। और इसके बाद मेरे ख्याल में आपका कोई अगला सवाल नहीं था। करंट लॉट में अगर कोई करंट लॉट में आज सच में देखती नहीं, लेकिन जो खबरें अच्छी पढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हूँ, जो मुझे लगता है जो सही तलफ़ुज़ से, ARY चूंकि मेरा ज्यादा देखना होता है, उसमें एक एंकर है, जहाँ तक मुझे उनका नाम याद पड़ता है, शाइस्ता यूसुफ उनका नाम है शायद, और वो बहुत अच्छे तलफ़ुज़ के साथ, और उनकी अदायगी बहुत अच्छी है। और उससे पहले एक और एंकर रही हैं, वो डाउची वैली में भी काम करती रही हैं, मुझे राफिया राफिया नाम था उनका, वो बहुत अच्छी खबरें पढ़ती थी। तो ये दो एंकर्स हैं जो मुझे सुनने में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा। फैसल बहुत अच्छी खबरें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी ब्रेकिंग करते हैं, लाइक पता चलता है जब ब्रेकिंग उनके पास होती है कि फैसल इस वक्त ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं ARY का नाम लूंगी, बाकी जियो पे नीलम, तो जो है वो जुनेद बहुत अच्छी खबरें पढ़ते हैं। कि वो बच्चे हैं जो जिन्होंने बहुत मेहनत की है। कोई ब्लूपर अगर आप बताना चाहें। मैं अब, क्योंकि हालात काफी तब्दील हो चुके हैं, तो मैं बता देती हूँ। अगर आप कुछ साल पहले कहते कि बता, मेरे ख्याल में ये ब्लूपर नहीं, ये मेरी जिंदगी का, मैं कहती हूँ कि लाइक एक ऐसी चीज थी जिसने बड़े देर मुझे बड़ा डराया रखा। और मैं एक जमाना था कि MQM कराची में, मतलब जहाँ पर हमने उन्होंने मतलब एक बड़ा बुरा वक्त देखा है कराची ने ओवरऑल। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो हम लोग दुबई में होते थे, और मेरी आदत थी कि मैं हेडलाइंस पे जिस लफ्ज पे पॉज देना होता था वहां पे अंडरलाइन करती थी, जहाँ पे पॉज लेना होता था वहां पे लाइन लगाती थी, और जहाँ पे स्ट्रेस जिस लफ्ज पे देना होता था, जोर देना होता था, उसको अंडरलाइन कर देते थे। तो इकरार ने मुझे 2-3 दफा मना किया कि तुम इस तरह मत किया करो, तुम किसी दिन बहुत बड़ा ब्लंडर करोगी। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से पढ़ूंगी। तो वो कुछ उसामा बिन लादेन उस वक्त था उसका सरबरा तालिबान का, और इधर हमारे नहीं 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 नहीं, क्या नाम है इनका, अल्ताफ हुसैन, MQM के सरबरा अल्ताफ हुसैन, और अलकायदा के सरबरा उसामा बिन लादेन। अच्छा, अब मैंने कहीं हेडलाइंस पढ़ते हुए 12 बजे की वो खबरें थी, और वो लंदन में पीक टाइम होता था, और जो दुबई के 12 बजे का हमारा स्टार्ट होता था। तो मैंने उसको पढ़ दिया कि अलकायदा के सरबरा अल्ताफ हुसैन का कहना है। आप यकीन करें कि बस उसके बाद तो फिर मुझे कुछ 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 होश ही नहीं रहा उसके बाद, तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। और मैं फिर 2-3 दिन के लिए तो गायब थी बिल्कुल ऑन एयर। जी तारिक, मैंने कहा तुम रेस्ट करो जरा घर पे। यहाँ पे हमारे होते थे रिपोर्टर सलाहुद्दीन, बड़े भाइयों की तरह उन्होंने जब हम लोग कराची आए तो हमें गाइड किया। उन्होंने बड़ा संभाला यहाँ पे लोगों को, सबको, कि नहीं भाई गलती से निकल गया, इंटेंशनली नहीं कहा। फिर ऑन एयर मैंने माफी भी मांगी उसकी आपने रिटर्न अपोलोजाइज किया कि ये एक स्लिप ऑफ टंग था, गलती से निकल गया। तो मैं समझती हूँ वो, उसके बाद जब भी मैं अल्ताफ हुसैन साहब से ऑनलाइन बात करती थी, तो आप यकीन करें कि मेरी जो है ना टांगे कांपने होती थी। और एक दफा तो बल्कि एक जलसा मैंने उनका कवर किया, तो वो क्योंकि अपने जलसे देखते थे, तो उन्होंने मुझे कॉल आई कि अल्ताफ भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैं घर पे थी उस वक्त, तो मैंने कहा लो जी, अब मुझे लगता है भाई को वो बात याद आ गई है। और
खैर उन्होंने मेरी तारीफ की कि आपने बड़ा अच्छा खवातीन का जलसा कवर किया और शाबाश। और वो फिर एंकर्स को वो बनाम जानते भी थे, उनके नाम भी जानते थे और उनको तारीफ भी करते थे वो सबकी, जो एंकर्स उनके जलसे कवर करते थे उसको। तो वो एक मैं समझती हूँ। और हम एंकर्स से बड़े होते रहते हैं, मतलब एक दफा मुझे याद है कि मैं और फरहान भाई खबरें पढ़ रहे थे, तो एक बंदर की खबर थी। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप प्लीज पढ़ लें, कोई बंदर था किसी किचन में घुस गया था और उसकी लाइव फुटेज, वो फुटेज हमारे पास थी जो कि इन्होंने चलानी थी कि भाई हमने चलानी। तो मैंने फरहान भाई से कहा कि मेरी हंसी निकल जाएगी, प्लीज आप पढ़ लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम पढ़ो। और वो खबर में वो उन्होंने कट किया, वो खबर मेरे से पढ़ी ना गई, मैं हंसती रही। उन्होंने खबरों का टाइटल दिया और खबरनामा एंड किया। तो ये दो चीजें जो है वो मुझे याद है कि मतलब कि पहले वाला तो बहुत बड़ा ब्लूपर तो नहीं आप उसको कहेंगे, वो तो एक बहुत बड़ा जो है वो गलती मैं कहती हूँ थी। बस ये दो चीजें हैं। मीडिया छोड़ने के बाद अब दोबारा आप एजुकेशन की तरफ आ गए हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। बट बीच में आपका एक प्रोजेक्ट था लाइव मैगजीन का, वो कहाँ है, क्या खत्म हो गया है या रिवाइव होगा, उसके बारे में बता दीजिएगा। एंड सॉरी, नए प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद डिटेल से आप उसके बारे लाइव मैगजीन बिल्कुल कराची में मैंने लाइव मैगजीन शुरू किया। मुझे लगता था कि हमारी जो एंकर्स हैं उनकी लाइफ में इतना कुछ है जो कि हाईलाइट होता ही नहीं है। खासतौर पे जो हमारे टीवी एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, प्रोग्राम एंकर्स हैं, हम हमेशा मॉडल्स की बात करते हैं, हमेशा हम शोबिस के लोगों की बात करते हैं, ड्रामा स्टार्स की बात करते हैं, फिल्म के अपने हीरो हीरोइंस की बात करते हैं, लेकिन कभी हम एंकर्स की तरफ देखते ही नहीं कि उनकी भी कोई लाइफ है। तो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो जिसमें हमने एक मैगजीन, मैंने प्रिंट उसको निकाला, क्योंकि प्रिंट मैगजीन उस वक्त मेरा ख्याल है कि प्रिंट आपको पता है ख़त्म हो चुका है, प्रिंट का कोई वजूद ही नहीं है, मैगजीन्स निकलते ही नहीं है। तो वो हमारी एक जिसे कहते हैं ना कि सब दोस्तों की एक काविश से हमने वो शुरू किया। उसमें इकरार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सारा। उसमें हमने अपने एंकर्स से ही हर तरह की शूट उन्होंने की, उन्हीं के इंटरव्यूज होते थे, उन्हीं की शादी की तस्वीर होती थी, उन्हीं की ट्रेवल लॉग्स होते थे, उन्हीं के लिखे हुए कॉलम्स होते थे, उन्हीं की लिखी हुई कहानियां होती थी। तो वो बेस ही पूरा एक न्यूज़ इंडस्ट्री को कर रहा था। कराची में क्योंकि मुझे बड़ी सपोर्ट रही, अदनान फैसल हमारे भाई हैं, मेरे लिए भाइयों की तरह हैं और बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया। एफएचएम पीपल मैगजीन, तो वो मुझे वहाँ पर कभी सच इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उसका। लेकिन जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई और मेरी दोस्त जो मेरे साथ बहुत जिसने काम भी किया और लाइक उसके एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा डिज़ाइन वो करवाती थी, पारस, वो भी कराची चूँकि रह गई, तो यहाँ पे मुझे ज़रा अकेले काफ़ी दुश्वारी हुई और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकूँगी। तो फिर वक्त मैंने उसको रोक दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी हमें एक प्रॉपर टीम की ज़रूरत है जो यहाँ पर हो। अब माइट भी हम उसको दोबारा शुरू करें। वो हम लोग भेजते थे एंकर्स को अपने तमाम टीवी स्टेशंस पर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको, जो टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में हमारे और लोग हैं उनको, जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से होता था। लेकिन ये है कि उसमें मुझे यहाँ पर आके काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि मैं अकेली थी और वहाँ पे पूरी एक टीम थी। और फिर कोविड की वजह से बीच में मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी था लाइव मैगजीन का, जिसमें मैं इंटरव्यूज़ भी करती थी। वो चैनल भी हमें कोविड की वजह से बंद करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि जो एक लहर पहली थी उसने तो पूरी दुनिया को बंद करवा दिया था। तो ना कैमरामैन आ सकते थे, ना एनएलई घर पे आ सकता था और मेरा तमाम काम घर से होता था। तो वो मुझे उस वजह से मैंने लाइव मैगजीन को फिर वक्त, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता है मैं शुरू करूं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी अभी मैंने अभी एक और चीज़ जो है वो स्टार्ट की है। में उसके बारे में बताइए। अच्छा, वो भी कोई एक अचानक से मेरे मेरे मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ मुझे लगता है अचानक ही हुई है। मैंने कोई भी काम कभी बहुत सोच समझ के और कभी बहुत प्लान करके नहीं किया और बस मेरे ज़हन में आता है मैं कर लेती हूँ। तो मुझे अचानक से कुछ 2-3 वजूहात ऐसी हुई, कुछ ज़ाती वजूहात मेरी, कुछ कुछ लोग हमें 4-5 इस किस्म के मिल गए जो कि मुझे लगा कि हम कुछ कपड़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। मेरे से सब लोग बहुत पूछते थे आप कहाँ से कपड़े डिज़ाइन करवाती हैं, कौन सा डिज़ाइनर है, किस ब्रांड का कपड़ा पहना है। तो मैंने कभी किसी डिज़ाइनर से नहीं कपड़े बनवाए। हाँ, एक दो ब्रांड्स हैं जिनके मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैं उनसे, और कंफर्टेबल होते हैं तो मैं ले लेती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। तो मैंने सोचा कि हम इस पर काम कर सकते हैं क्योंकि एक दो दोस्त थे मेरी, दो चार कुछ लोग इस किस्म के इकट्ठे हो गए जो
इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखते थे। एक मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छा हैंड पेंट करती है, एक बहुत अच्छी हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है। एक मेरी दोस्त है मुल्तान में, वो पिछले 30 साल से जो है वो कढ़ाई और मकीश और गोटे का काम कर रही है और उसका काम पूरी दुनिया में जाता है। तो मुझे लगा कि हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो मैंने एक ब्रांड जो है वो कपड़ों का लॉन्च किया, रिसेंट ये भी लॉन्च है, उसकी टीजर्स वगैरह आप देख रहे हैं मेरी स्टोरी पर, उसके चल रहे हैं। उसका बड़ा पोएटिक सा थीम मैंने रखा है और पहली लॉन्च उसकी जो हमने रखी, जो थीम रखा वो सारा वाइट रखा और उसमें भी वो 2-3 प्रोसेस के बाद वो वाइट पे आया। पहले कलर्ड बने कपड़े, फिर कट्स बने, उसके बाद हमने कहा नहीं हम वाइट, मैंने सोचा नहीं हम वाइट पे जाएंगे। फिर वो वाइट होता होता उसके थीम्स बने, फिर थीम्स के बाद कुछ क्लासिकल बन गया, उसमें कुछ, उसमें हमें थोड़ा सा थोड़ा हमने उसका एलिमेंट पोइट्री का रखा। तो इस तरह वो करते करते एहन के नाम से एक ब्रांड जो है वो मैं लॉन्च इंशाल्लाह कर रही हूँ, बहुत जल्द आप देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो इंस्टा से मैंने ऑनलाइन शुरू किया है क्योंकि मुझे लगता है आउटलेट बहुत ज़िम्मेदारी का काम हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि मैं भी एक स्कूल में एज अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट उर्दू के लिए काम कर रही हूँ, तो वो भी आईबी में अभी उर्दू जो है आईबी सिस्टम में उर्दू को आए हुए 6 साल हुए हैं, तो अभी काफ़ी काम इसमें होना बाकी है। तो उस हवाले से भी काफ़ी ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे पर है। तो मैं फुल टाइम, मुझे लगता है कि इसको इतना कपड़ों को नहीं देख सकती। तो मैंने कोई बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं शुरू किया। हाँ, जो मुझे अपने लिए अच्छा लगता है, लाइक मैंने ऐसी कोई चीज़ इन इन 18 ड्रेसेस में नहीं छोड़ी होगी जो मैंने कहा होगा कि नहीं ये मैंने नहीं पहननी तो चलो जाने दो। उसका एक एक टांका, एक एक मोती, एक एक धागा, एक एक कट, एक एक चीज़ जो है वो मैंने अपने हवाले से सोची। और उसमें 2 पर्सनैलिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताया मेरे सामने हमेशा रही। सबसे पहले अरमला का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने हमारे लिए वक़्त निकाला। और कुछ ड्रेसेस, 6-7 ड्रेसेस ऐसे थे जो कि मैंने उनकी शख्सियत को सामने रखते हुए ही डिज़ाइन किया। हालाँकि अभी तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी कि वो हमें शूट हमारे लिए करेंगी या नहीं। और एज अ मॉडल उन्होंने शायद पहली दफ़ा मेरे लिए शूट किया, उससे पहले तो मेरे ख्याल में एज अ मॉडल उन्होंने शूट भी नहीं किया। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने हमें बहुत वक्त भी दिया और हमारी काफ़ी वहाँ पे चीज़ें थी क्योंकि पहला मेरा तजुर्बा था। मेरे साथ स्टाइलिस्ट थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, पूरी टीम थी, एक पूरी एजेंसी थी जो कि ये काम कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें जो है मिसमैनेज होती हैं। बारिश हो गई, बड़ा वेट करना पड़ा उनको। 2 मॉडल्स और भी थी मेरे साथ, उनका भी काफ़ी अच्छा काम है, वो भी आप देखेंगे, दोनों बहुत अच्छी थी। तो मैं एज अ डिज़ाइनर तो अपने आप को मुतारिफ नहीं करवा रही यहाँ पर, और ना मैं ये क्रेडिट लूँगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो लोग अपने आप को डिज़ाइनर कहते हैं, जिन्होंने इस ख़ास एक डिज़ाइनिंग के मजमून में, ड्रेस डिज़ाइनिंग में, टेक्सटाइल में डिग्रीज ली है, ये उनका क्रेडिट लेना बन जाता है। हाँ, आपकी एस्थेटिक सेंस अच्छी है, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, आपको अच्छी चीज़ें पसंद हैं, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं। मैंने अपने ड्रेसेस का थीम जो है वो पोइट्री को देखते हुए रखा, कुछ क्लासिकल रक्स को देखते हुए रखा। तो मेरे जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा आपको जो है ना थीम वाइज ड्रेसेस नज़र आएंगे। जो मैंने कोई चीज़ सोच के ड्रेस बनाया, उसमें शायद वो ड्रेस मैं कहती हूँ कि शायद इतना प्रैक्टिकल पहनने के लिए ना हो जितना प्रैक्टिकल वो शूट के लिए, लेकिन उससे आप यह ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा इस ब्रांड पर या इस पेज पर हमें इस तरह की चीज़ मिल सकती है। मुझे बहुत से डिज़ाइनर्स ने रब्ता किया जब ये बात, आपको पता है हमारे तो सोशल सर्कल ऐसे है कि चीज़ें फैलती हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे मल्टी हेड पे जाने का कहा, बहुत लोगों ने मुझे रेडी टू वेयर के मशवरे दिए, बट मैंने कहा नहीं, वो काम मैं नहीं कर सकती। जो मुझे लगता है कि रेडी टू वेयर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अपने ब्रांड के जो मैंने कपड़े बनाए हैं और जो मैं सोचती हूँ कि मैं आगे बनाऊंगी, उसके बारे में मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उसमें आपको पूरा मेयार, पूरी जहाँ तक उसकी खूबसूरती जा सकती है वो आपको उसी पैमाने पे मिलेगी। मतलब उससे ज़्यादा हसीन उसको बनाया नहीं जा सकता। जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैंने अपना 100% दिया। और जिस अड्डे वाले ने मेरे साथ काम किया, यकीन करें आप, वो मुझे कहता था बाजी मैं आप कहाँ से आपके लिए जो है वो इसको निकाल के और खूबसूरत बना दो। मैं कह रही थी नहीं, इसको यहाँ से नहीं, ऐसे यहाँ से ऐसे कर दो। तो मेरे 2-3 महीने बहुत हेक्टिक गुजरे। जब मैं शूट करवा के वापस आई तो 2 दिन मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, ना मैंने किसी को फ़ोन सुना, ना किसी को फ़ोन किया। और सबको क्यूरियोसिटी थी कि वो पूछे कि शूट कैसे रही। तो लाइक
बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी शूट रही, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है उसका। लोग पसंद भी कर रहे हैं, जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही है सब लोग बहुत उसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा शूट किया हुआ है। और इंशाल्लाह जब वो पूरा आएगा आप लोगों के सामने तो आप उसे पसंद भी करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने जो ड्रेसेस की वैरायटी है वो बहुत रखी है। आपको उसमें बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस भी मिलेंगे और आपको उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न लुक भी मिलेगा। वेस्टर्न लुक उन लोगों के लिए है, लाइक मैं ईस्टर्न वेयर करती हूँ हमेशा, तो वो वेस्टर्न वो है जो आप एक ईस्टर्न कपड़े पहनने वाला भी उसको थोड़ा सा वेयर कर सकता है। थोड़ा मॉडर्न लुक है, आपको उसमें बहुत क्लासिकल लुक भी मिलेगा। और लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि इसकी जो भी चीज़ है वो मेरे हद तक, लाइक मुझे लगता है कि मैंने उस पर अपना 100% दिया है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता था। अगर किसकी स्टिचिंग की बात हो, अगर उसके ऊपर होने वाले कपड़े को इस्तेमाल करने की बात हो, लाइक फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपकी रेंज बहुत ज़्यादा जा रही है, लाइक इतने महंगे कपड़े कौन खरीदेगा। तो मैंने कहा जिसे शौक होगा वो खरीदेगा, जिस जिस जिसको पसंद होगा वो खरीदेगा, क्योंकि मुझे कपड़े लेना, लाइक मैं एक तरह से कहूँ कि मैं अपने कपड़ों की खरीदारी से तंग आ गई थी। मैं मेरे अभी भी 3-4 अटैचेस होंगे जो कि अनसिले कपड़ों के भरे होंगे, तो मुझे लाइक संभालना मुश्किल हो गया था अब चीज़ों को। तो उससे शायद मैंने कहा कि अपना थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट इस तरफ करूँ। तो इस शूट में जितनी ज्वेलरी इस्तेमाल हुई है, जितनी हील्स इस्तेमाल हुई हैं, जितनी कोल्हापुरी चप्पल इस्तेमाल हुई हैं, जितनी हैंडमेड ज्वेलरी इस्तेमाल हुई है, वो सब मुझ में मेरे स्टाइलिस्ट को कुछ नहीं लाना पड़ा। वो सब उसने कहा कि आपने तो मुझे हेल्प आउट इतना कर दिया, इतना हेल्प कर दिया, उसने सब मेरी ही चीज़ें इस्तेमाल की। तो एक तरह से टोटल इसको देखा जाए तो मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें मैं बहुत जो जो एजेंसी मेरे साथ काम कर रही है, जो बच्ची राहिमा मेरे साथ काम कर रही है, क्रिएटिव कारी के नाम से एक एजेंसी है, जो मार्केटिंग और सारा वो देख रही है, मेरा पेज भी देख रही है। वो भी लोग बहुत, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, और आपको जो टीजर्स नज़र आ रहे हैं इसमें उनका भी बहुत ज़्यादा अमल है उस बच्ची के अपने, वो खुद बहुत क्रिएटिव बच्ची है। तो मेरे आइडियाज़ तो हैं ही साथ इसके, लेकिन ये कि वो बहुत मुझे सपोर्ट कर रही हैं इसमें। और फिर इकरार, लाइक हमारी पहली शूट की जो हमारी पहली लॉन्च है, अबियस अबियस जो है वो सफ़ेद लफ्ज़ है, सफ़ेद अरबी में जो है वो अबियस कहा जाता है सफ़ेद को। तो ये नाम इकरार ने तजवीज़ किया। फिर आज मेरे से ड्रेसेस के नाम पूछे तो इकरार शाम बात हुई तो मैंने कॉल की कि मुझे कुछ नाम बताएं जो मैं ड्रेसेस के नाम दूँ। इस सारे प्रोजेक्ट में जो मुझे इकरार की सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रही, फाइनेंशियली भी। और फाइनेंशियली तो खैर हर बीवी को चाहिए होती है सपोर्ट अपने हस्बैंड से। और इसके अलावा जो एक ये वाली सपोर्ट है कि आपको काम करने दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन खवातीन, बहुत से खवातीन इस हक से महरूम रह जाती हैं कि जो वो करना चाहती हैं उनको वो करने नहीं दिया जाता। ठीक है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, वो तो जिम्मेदारी है, घर आपकी है, बच्चा भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस हवाले से उन्होंने, इकरार ने बहुत सपोर्ट मुझे किया कि लाइक अगर मुझे रात को 12 भी बज रहे हैं, मैं मुस्तकिल फ़ोन पे भी हूँ या मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, तो कभी मुझे ये नहीं कहा कि भाई ये चीज़ रह गई है मेरी, या ये चीज़ नहीं पूरी हुई है, या ये चीज़ पूरी करो। तो वो भी एक बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट होती है मेरे ख्याल में। अगर ये सपोर्ट आपके हस्बैंड की या घर वालों की तरफ से ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर मेरे पे घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट इस तरह से पूरा ना कर सकती। अच्छा, आपने कहा 2 लोगों का मैंने सोचा था, एक करमल हासन और दूसरा कौन? दूसरा नीलम। नीलम से मेरी बात भी हुई, मैंने इवन ये भी कहा नीलम को कि मैं तुम्हें ड्रेसेस भिजवा देती हूँ, बट उसको शायद ट्रैवल करना था बाहर, तो उसने कहा कि, बल्कि मैंने उसको कहा भी कि मैं तुम्हें टिकट्स भिजवाती हूँ तो तुम आ जाओ, लाहौर आ जाओ, ये शूट है। मैं लाइक मुझे जो ड्रेसेस समझ आ रहे थे शुरू शुरू में, जो जहाँ से मैंने इब्तदा की थी, इब्तदाई 6 ड्रेसेस जो अरमला के लिए आप देखेंगे, ये वो ड्रेसेस थे जो खास तौर पे फिर मैंने अरमला को सोच के कहा कि नहीं ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये कलर अच्छा लगेगा। और यही चीज़ नीलम के हवाले से भी थी। और इसी तरह से अगर मैं कोई नेक्स्ट शूट कराची में करवाऊँ या कोई मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो और अगर नीलम करना चाहें तो वही ऑब्वियसली मैं उनको ही सोच के वो क्रिएट करूँगी। जैसे मैंने अपना पहला ड्रेस जो एक पीआर के लिए भेजा, वो मैंने सबसे पहले आज नीलम को भेजा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा कैरी करती है, और लाइक मुझे उसकी पसंद का पता है, थोड़ा सा मुझे उसकी चॉइस का अंदाज़ा है कि वो किस तरह से चीज़ों को पसंद करती है। तो ये 2 लोग बहुत अहम थे इस तमाम प्रोजेक्ट में। आज अगर आपको मौका दिया जाए कि 2007
या 6 वाली पूरा जुलाई को कुछ एडवाइस करने का, तो क्या एडवाइस करेंगे? मैं मैं 2006 या 7 वाली कुरतनैन को ये एडवाइस करूंगी कि आप अपने सर पे सवार मत करें कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोच रहा है इस बारे में। आप अपने ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात, अपने बेस्ट मोमेंट्स ज़ाया कर देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा, मैं अगर ऐसा करूंगी तो ये कहेगा, इसको ये बुरा लग जाएगा। ज़रूर जो डिज़र्व करते हैं लोग उनको उनकी अहमियत दें, उनको इज्जत भी दें, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के जो कीमती लम्हात हैं उनको इस एक फ़िक्रे की नज़र मत करें। अच्छा, आपने लिटरेचर का बताया कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, सारा कुछ, और उर्दू का काम भी करिए। मैंने आपका लिखा हुआ एक अफ़साना पढ़ा था, 2 पढ़े थे। मुझे बहुत पसंद आया था, घुंघरू राग में उसका नाम जी। था। सो लिखना कंटिन्यूअसली क्यों नहीं उस बारे में सोचा? तो डिजिटल पे आपको स्पेस है कि आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। आपकी जो शायरी वाले ट्वीट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बट अपना लिखना या अपनी शायरी करने के बारे में? अच्छा, जो 2-3 अफ़साने मैंने लिखे, जिसमें घुंघरू आपने ज़िक्र किया और एक उजरत भी जो था ना, वो बहुत मुझे लगता है कि वो भी बड़ा मैंने दिल से ये दोनों लिखे और इसके बाद मैं नहीं लिख सकी। मैंने हालाँकि कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि लाइक कोई बाउंड्री है मेरे गिर्द ना जो मुझे लिखने से रोकती है। लाइक मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा मेंटली प्रेशर होगा, मैं लिखूँगी, तो मैं उस मेंटल प्रेशर से, उस ज़हनी तनाव से बचने के लिए जो है ना, मैं लिखने की कोशिश नहीं करती। शायरी भी मेरी अपनी नहीं होती, जो मेरी होती है ज़्यादातर शायरी, ये मेरा इंतखाब है, जो मैं पढ़ती हूँ या जो मैं कहीं देखती हूँ। लोगों को अक्सर लगता है कि शायद मैं लिखती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं नाम इस वजह से नहीं लिखती कि माइट बी वो नाम गलत हो शायर का, मैं इतना उसके बारे में 100% मुझे यकीन नहीं होता कि ये शायर का शेर है, इसलिए मैं नाम कोट नहीं करती, लेकिन मेरी शायरी नहीं होती। तो वो 2 अफ़साने जो उजरत और घुंघरू आपने ज़िक्र किया, मेरे ख्याल में बस मैं वही लिख सकती थी। सो नए आने वालों के लिए आपका क्या पैगाम है? हमारे जो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको सिर्फ मैं इतना पैगाम देना चाहूँगी कि हमारी जो न्यूज़ इंडस्ट्री है और न्यूज़ चैनल्स जो हैं उस पे हमारा जो बुनियादी फ़र्ज़ बनता है वो हमें अपने आप को दिखाने से ज़्यादा हमें वहाँ पे अपने नॉलेज को, अपनी मालूमात को और उन उन चीज़ों के बारे में जो आगाही है लोगों तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ कि हमारे कुछ एंकर्स जो हैं वो एंकरिंग के साथ साथ और भी बहुत से कामों में मसरूफ़ हैं, और लाइक हर एक आप, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो मुख्तलिफ़ एंकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सिर्फ न्यूज़ का ताल्लुक़ है तो मुझे लगता ये है कि यहाँ पर हमें सिर्फ अपना जो बेसिक फ़ोकस है वो हमें उन मालूमात तक और उन चीज़ों तक महदूद रखना चाहिए जो इस एंकरिंग की बुनियादी नीड है। तो ज़्यादा फ़ोकस आप ज़रा पढ़ने पर करें, थोड़ा सा देख लें चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, माजी में ये क्या होता रहा है। क्योंकि मुझे आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसमें जो कभी नज़र आती है वो मालूमात की नज़र आती है। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा? भाई घिसा पिटा सा हमारा सवाल जो होता है, और मीडिया स्प्रिंग पीके के मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा, मीडिया स्प्रिंग, अभी आप लाइक मीडिया स्प्रिंग से मेरा ताल्लुक़ उस वक्त से शुरुआत लाइफ मैगज़ीन के मेरे ख्याल में दौर से, और मेरे ख्याल में आप ही वो पहले शख्स थे जिनसे मैं राब्ते में हूँ। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर एंकर के बारे में ख़बर मिल रही होती है। अब तो खैर इसने अपना दायरा काफ़ी वसी कर दिया है और भी काफ़ी चीज़ें शोबिस के हवाले से भी सामने आ रही होती हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से भी सामने आ रही होती है। लेकिन जब जब मैंने मीडिया स्प्रिंग को देखना शुरू किया था उस वक्त मीडिया स्प्रिंग सिर्फ एंकर्स के बारे में ही पोस्टिंग करता था ज़्यादा, और लाइव मैगज़ीन की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा रब्ता अज़लान से रहा। और ये क्रेडिट आपको भी बहुत ज़्यादा जाता है कि आप एंकर्स से बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते हैं, क्योंकि राब्ते में रहना एक फ़न है जो हर बंदा नहीं कर सकता। जैसे लाइक मेरे जैसा बंदा हर वक्त राब्ते में नहीं रह सकता। तो व्यूअर्स के लिए यही पैगाम है कि ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, अपने लिए आसानी रखें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें।
जितना आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, जितना अपने आप को वसी करेंगे, जितना वेलकम करेंगे दूसरों को, मेरे ख़्याल में ये कुदरत का कानून है कि हर चीज़ आपकी तरफ वापस पलट कर आती है। जितना आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, वही पॉजिटिव थिंकिंग आपके पास आएगी। जितना आप किसी को वेलकम करेंगे, वो भी आपको उसी तरह से खुशामदीद कहेगा। जितना आप किसी के लिए पॉजिटिव होंगे, मेरे ख़्याल में वही पॉजिटिविटी वापस आती है। जैसे जैसे हम नेगेटिव होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे इर्द गिर्द के लोग भी, और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। लोग फ़िल्टर होते जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी खुद ही आपकी ज़िंदगी से निकलती जाएगी। तो बस इतना ही है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ख़यालात लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब होता है, लाइक करें और सब कुछ कर दें। बस जो जो ऑप्शन आती जाती हैं उनको दबाते जाएं, तो आप लोग और ऐसी बहुत सी चीज़ें देख सकेंगे जिसमें आपको दिलचस्पी है।